आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 4 दिसंबर से शहरियत तरमीमी कानून एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ लगातार एहतजाज हो रहा है और अब इस एहतजाज का दायरा वसी होता जा रहा है। अगर बात करें तो 1 महीने से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका है। लगातार लोग एहतजाज कर रहे हैं। आज एनपीआर को लेकर वजारत दाखिला में तमाम रियासतों के सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई गई थी और गौर खौज किया गया कि किस तरह से इस पर काम किया जाए। तो सवाल यही उठ रहा है कि एक तरफ जहां अवाम को तशवीश है, अवाम को घबराहट है, अवाम को इस इशू को लेकर अवाम फिक्रमंद है, दूसरी तरफ सरकार कहीं ना कहीं अपने एक्शन पर एक तरह से कारबंद है और अपने इस मिशन पर लगातार सरकार काम कर रही है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा। आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। 4 दिसंबर से शहरियत तरमीमी कानून एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चल रही है। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला अब दराज होता जा रहा है। सख्त सर्दी की परवाह किए बगैर खवातीन, बुजुर्ग और नौजवान पिछले 1 माह से दिन रात दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि सरकार पर इन एहतजाज और मुजाहरों का असर होता नहीं नजर आ रहा है। सरकार ने अवाम को ये बारहा बताने की कोशिश की है कि इस कानून से मुसलमान महफूज रहेंगे, एनआरसी अभी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी अवाम के दिलो दिमाग में जो डर और खौफ घर कर गया है, आखिर उसे कैसे निकाला जाए। इस बीच सरकार ने एनपीआर पर भी काम शुरू कर दिया है। एनपीआर पर तमाम रियासतों के सेक्रेटरीज को मदऊ किया गया और इस पर गौर फिक्र किया गया। यानी एक तरफ जहां इस मुतनाज़ा कानून पर लोगों में घबराहट और नाराजगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने मिशन पर मुसलसल काम कर रही है। जाहिर है कि रोज बरोज हो रहे मुजाहरों से अब दुनिया भर में मुल्क की शबीह पर भी मनफी असर पड़ रहा है। दरअसल शहरियत कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुजाहरों का दायरा भी लगातार वसी हो रहा है। तकरीबन 1 महीने से जारी एहतजाज और मुजाहरों का असर अब हिंदुस्तान की कई रियासतों में भी नजर आने लगा है। आइन मुखालिफ कानून के खिलाफ जो चिराग शाहीन बाग की खवातीन ने रोशन कर रखा है, उसने हिंदुस्तान में कई शाहीन बागों की बुनियाद डाल दी है। मगर हुकूमत की तरफ से इस तहरीक को खत्म करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं हो रही है। बीजेपी की जानिब से शहरियत कानून की हिमायत में अपने अरकान को सड़कों पर उतारकर अवामी मुजाहरों का मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इसकी जानिब से होने वाले मुजाहरों में अवाम के शरीक न होने की वजह से मुल्क भर में यह पैगाम जा रहा है कि शहरियत तरमीमी कानून को अवाम की हिमायत हासिल नहीं है और बीजेपी अपने कारकुनों का सहारा लेने पर मजबूर है। बीजेपी इस हकीकत से भी अच्छी तरह वाकिफ है कि मुजाहरों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम मजाहिब के लोग शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के हाईकमान को ये सच भी नजर नहीं आ रहा होगा कि इसकी तरफ से खामोशी इख्तियार किए जाने के सबब मुजाहरे कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं और मुल्क भर में मुजाहिरीन की तादाद में कमी होने के बजाय इसमें इजाफा होता जा रहा है। और लोगों में ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर ये मसला हल कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यही उठ रहा है कि एक तरफ लोगों को तशवीश है इस कानून को लेकर, एनआरसी को लेकर और एनपीआर को लेकर, लेकिन लगातार सरकार इस अपने पूरे मिशन पर काम कर रही है। सरकार आगे ही बढ़ते जा रही है। हालांकि सरकार को इस बात का फिक्र नहीं है कि लगातार लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। आज नमाज जुमा के बाद मुल्क के कई शहरों में बड़े और पुरअमन एहतजाज हुए। आखिर यह मसला हल कैसे होगा? क्या सरकार अगर अवाम एक तरफ एहतजाज करेंगे और दूसरी तरफ सरकार क्या जो उसका मिशन है उस पर लगातार काम करती रहेगी? क्या सरकार ये नहीं चाह रही है कि कोई एक रास्ता निकाला जाए जिससे मसला हल हो? आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त तहसीन पूनावाला जी
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इस पूरे मामले के अर्जी गुजार भी हैं। लगातार तहसीन पूनावाला जी आवाज उठाते रहे हैं इस इशू को लेकर। इनके अलावा मेरे साथ यासिर जिलानी साहब स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के, आप भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं इस इशू पर। यासिर जिलानी साहब कई बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा अबू आसिम आजमी साहब भी कुछ देर में हमें इस डिबेट में जुड़ेंगे और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हमारे साथ होंगे। यासिर जिलानी साहब और तहसीन पूनावाला जी दोनों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। तहसीन पूनावाला जी, मुझे लग रहा है कि जब से यह इशू शुरू हुआ है कम से कम 5 से 7 बार हम लोग ये इशू कर चुके हैं और आप मेरे साथ इस इशू पर जुड़े हैं। तहसीन पूनावाला जी, मैं सबसे पहले यही समझना चाह रहा हूं कि आज हमने देखा कि आज होम मिनिस्ट्री ने तमाम स्टेट के जो सेक्रेटरीज हैं उन्हें बुलाया था एनपीआर पर बातचीत करने के लिए। सवाल यह उठ रहा है कि एक तरफ लोग सड़कों पर हैं एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर, एनपीआर को लेकर, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो अपने मिशन पर लगी हुई है। आपका जो बुनियादी सवाल ये था कि क्या जो मौजूदा हुकूमत है उससे समझ में आ रहा है कि आवाम क्या चाहती है या नहीं, तो उसका सीधा सीधा जवाब है वो नहीं चाहती, वो आउट ऑफ टच विद रियलिटी है। वो बहुत कोशिश कर रही है इसे एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम इशू किया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं और आपके थ्रू देश की आवाम को बता दूं, हमारे मुल्क की आवाम को बता दूं, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम इशू है ही नहीं। सारा नॉर्थ ईस्ट बंद है। नॉर्थ ईस्ट क्यों बंद है? क्योंकि आपने 1985 का आसाम अकॉर्ड को वायलेट किया है जो 1971 का डेडलाइन देता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, मौजूदा हुकूमत, हमारे वजीर आजम और हमारे वजीर दाखिला सारे झूठ बोल रहे। बहुत दुख हो रहा है इन शब्दों का प्रयोग करते, लेकिन झूठ बोल रहे। वे बार बार कहते हैं कि एनआरसी इस वक्त नहीं होगा, लेकिन सीए एनपीआर और एनआरसी के कानून के तहत ही आता है, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 14A। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वजीर आजम थे और अडवाणी जी वजीर दाखिला थे, उस वक्त ये अमेंडमेंट किया गया था। अब आप सोचिए, देखिए, अगर मैं एक इलीगल माइग्रेंट हूं, मान लो हिंदू हूं, आप कह रहे हो कि आप मुझे सिटीजनशिप दोगे, तो क्या मैं खुद ही आ जाऊंगा हुकूमत के पास और कहूंगा कि मैं इलीगल माइग्रेंट हूं, मुझे सिटीजनशिप दो? नहीं ना, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? एनपीआर से। एनपीआर के बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद एनआरसी होगा। यह क्रोनोलॉजी मैं नहीं, अमित शाह जी ने समझाया। या तो उस वक्त वे झूठ बोल रहे थे या तो आज वे झूठ बोल रहे हैं। आखिरी बात मैं कह रहा हूं, और इसका जवाब यासिर जी दे दे, मैं बहुत खुश होगा। एनआरसी की प्रक्रिया आसाम में हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मैंडेट किया। करीबन 19 लाख पाए गए जो घुसपैठिए है हमारे मुल्क के अंदर, आसाम के अंदर। उन 19 लाख लोगों को आज 6 महीने हो गए, आपने डिपोर्ट क्यों नहीं किया? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स कहते हैं ये इंडिया का इंटरनल मामला है। हमारे वजीर आजम बांग्लादेश के वजीर आजम को कहते हैं, वो कोट करती है न्यूज 18 को, मैं क्या रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, कोट करती है कि मुझे मोदी जी ने अश्योर किया ये 19 लाख लोग आपके मुल्क में नहीं आएंगे। तो आपने प्रक्रिया क्यों की? आसाम में आपने उनको बाहर क्यों नहीं भेजा? इसका आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल। इस बीच यासिर जिलानी साहब जरूर इसका जवाब देंगे। इस बीच मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए। मेरे साथ सत्यम पांडे जी, एडवोकेट हैं आप सुप्रीम कोर्ट के। सत्यम पांडे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और इनके अलावा डॉक्टर नदीम, जो कि सियासी तज्ज़िया-निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। डॉक्टर नदीम, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अभी तहसीन पूनावाला जी कह रहे थे कि इस इशू को कहीं ना कहीं सरकार हिंदू वर्सेस मुसलमान करना चाह रही है, और शायद यही वजह है कि 1 महीने से जारी इस एहतिजाज पर सरकार खामोश है। तहसीन पूनावाला जब भी बात करते हैं, बहुत क्योंकि वकील हैं तो उनको घुमाने, उन्हें भटकाने और उनको भ्रम में डालने का एक बड़ा शानदार तरीका है जो वो सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि सीएए से कौन सा भारत का मुसलमान जो उसके ऊपर इफेक्ट करेगा सीए, या वो हिंदुस्तान से बाहर चला जाएगा, ये कभी नहीं बताते। ये पिटीशन भी डालते हैं, ये 1955 एक्ट को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, फिर 71 का जो एकॉर्ड है आसाम में जो हुआ राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं के थ्रू, उसका भी चर्चा कर लेते हैं। विदेश मंत्री की बात करते हैं, विदेश मंत्रालय की बात करते हैं, लेकिन कभी भी ये आके क्यों नहीं
समझाने की कोशिश करते हैं जो एहतजाज शाहीन बाग में हो रहा है या हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट में अभी एहतजाज का एक जो बड़ा सा बवंडर खड़ा है सबके सामने, उसमें कभी तहसीन पूनावाला को मैंने नहीं देखा कि आके वो लोगों को समझाएं कि CAA ऐसा, उसमें कौन सा एक कोई एंगल बताएं जिससे भारत का मुसलमान भारत से बाहर चला जाएगा। आप पूरे एहतजाज का इस वक्त का जो माहौल है वो जब आप उनसे जाएंगे, बात करेंगे, मैं शाहीन बाग की बात करता हूँ, मैं तुर्कमान गेट की बात करता हूँ, मैं पटना के सब्जी बाग की बात करता हूँ, मैं इलाहाबाद और कानपुर में जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहे हैं उन लोगों से आप पूछिए, वो जवाब नहीं देते। जो आम हमारी बहनें बैठी हैं, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, लेकिन ये खेल है पॉलिटिकल मास्टर्स का। पॉलिटिकल मास्टर्स चाहते हैं जो इस वक्त राजनीतिक तौर पे हाशिए पे खड़े हैं, उन्हें खास करके दिल्ली में चुनाव भी है तो उसको वो एंगल बना के, और आप देखिए अबू हुरैरा साहब, ये जो एहतजाज है वो सिर्फ मुस्लिम इलाकों में क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों तहसीन पूनावाला साहब जामिया मिलिया इस्लामिया से निकाल के एहतजाज को हिंदू कॉलेज में करते हैं? वो क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि वहां एक बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हो? नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि राजनीति कहां फायदा करने जा रही है, इसलिए ये जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग को टारगेट करते हैं। वहां पे वो भोले भाले लोग हैं, उनको आप जो समझाइएगा ठीक है यासिर जिलानी, मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं तहसीन पूनावाला से, इस पर जवाब ले लेता हूं, फिर मैं डॉक्टर नदीम आपके पास भी आ रहा हूं और सत्यम आपके पास भी आ रहा हूं। मैं तहसीन पूनावाला जी, जो बात आपने कही थी उस पर यासिर जिलानी ने कितना जवाब दिया वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन जो बात लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, लगातार सरकार की तरफ से कही जा रही है, लगातार पीएम मोदी और अमित शाह कह रहे हैं और बीजेपी के लीडर जिस तरह से यासिर जिलानी साहब ने कहा कि इस इशू पर अपोजिशन पॉलिटिक्स कर रहा है, सियासत कर रहा है इस इशू को लेकर। मैं बहुत संक्षेप में समझा देता हूं क्योंकि मेरे भाई यासिर समझे नहीं मैंने क्या कहा। मैंने अपनी बात शुरुआत की ये कहते कि जो मौजूदा हुकूमत है जिसके स्पोक्स पर्सन यासिर भाई, वे चाहते ये हिंदू वर्सेस मुसलमान इशू हो, ये हिंदू वर्सेस मुसलमान इशू है ही नहीं। मैं संक्षेप में क्रोनोलॉजी समझा देता हूं, क्रोनोलॉजी मैंने नहीं अमित शाह सर ने समझाई है। देखिए 14A 1955 सिटीजनशिप एक्ट में तीनों चीज आती है, CAA, NPR, NRC। अब क्रोनोलॉजी समझिए, NPR होगा, वेरिफिकेशन होगी, NRIC होगी, उसके बाद जो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती CAA के तहत उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार कहते हो कि देखिए इससे मुसलमान अपनी सिटीजनशिप नहीं खोएगा। मैं आपसे पूछता हूं, मैंने एक RTI डाली, मैंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने जहां पर भी चाय बेची उसके मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आप ट्विटर पे पढ़ लीजिए, RTI की कॉपी भी है। रेल मिनिस्ट्री कहती है ऐसी RTI अब कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं, वजीर आजम की डिग्री नहीं है। हमारे वजीर आजम जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है, उनकी न डिग्री की विटनेस है, न डिग्री की कॉपी है, न चाय बेचे उसका कोई रिकॉर्ड है, और आप कहते हो 50 और 60s के रिकॉर्ड गरीब इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो ट्राइबल हो या शहर में रहने वाला हो, वो ले आए, वो अपनी अम्मी अब्बू मां बाप के बर्थ सर्टिफिकेट ले आए, विटनेस ले आए। मेरे पिताजी का जन्म 1967 में हुआ था, कहां से मैं विटनेस ले आऊं? आप बताइए मुझे, कहां से लाऊं विटनेस, कहां से मैं सर्टिफिकेट लाऊं? हमारे प्रधानमंत्री के नहीं है, कॉलेज के, और आप कहते हो ये सारे मुल्क को गुमराह करते हिंदू मुसलमान करना चाहते। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, दोबारा से पूछता हूं, आप अगर NRC में इतना विश्वास करते, 19 लाख लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया थी, आप उनको डिपोर्ट क्यों नहीं करते? आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान करना है। अगर आपको इस देश की, भारत माता की इतनी चिंता थी, उनको आप पहले डिपोर्ट करते, अब तक आपने डिपोर्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, इसका जवाब हम तहसीन पूनावाला जी लेंगे। इस बीच मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं मुंबई से, अबू आसिम आजमी साहब जो कि सदर हैं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के। अबू आसिम आजमी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं यासिर जिलानी आपके पास आऊंगा, उसका जवाब लूंगा, लेकिन मैं अबू आसिम आजमी साहब को पहले जोड़ना चाह रहा हूं। अबू आसिम आजमी साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था दिसंबर के शुरुआत में, 1 महीने से ज्यादा गुजर गया और अब इस एहतजाज, प्रोटेस्ट और मुजाहिरों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं एक चीज और देख रहा हूं अबू आसिम आजमी साहब, कि सरकार लोगों की नाराजगी, उनके डर, उनके खौफ को दलील से कम और ताकत से ज्यादा दबाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये सरकार जो है
हिटलरगिरी कर रही है। और मैं कहता हूं जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इनको याद रखना चाहिए ये डेमोक्रेसी है और इस मुल्क में रहने वाले लोगों को बेघर करने की सरकार की जो साजिश है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल नाकाम होगी। ये इसको हिंदू मुस्लिम करके ये चाहते थे कि हिंदू एक साथ इकट्ठा हो जाए और मुसलमानों के खिलाफ ये काम कर लें, परंतु ये हिंदू मुस्लिम नहीं है और ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते इसको। आज देश के सारे बुद्धिजीवी लोग, सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लोग, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब इस सरकार के खिलाफ हैं। इनको फौरन इस कानून को वापस लेना चाहिए। आप बताइए, सनाउल्लाह नाम का आदमी जो फौज में भारतवर्ष की तरफ से कारगिल की जंग लड़ा हो, उसको आपने डिटेंशन कैंप में डाल दिया। मैं कल पढ़ रहा था, पहली इस मुल्क की औरत मुस्लिम लेडी जो चीफ मिनिस्टर बनी थी असम की, वो राज्यसभा में मेंबर भी थी, मैं भी उनके साथ था उस वक्त। 80 साल उनकी उम्र है, वो भी एनआरसी में फेल हो गई। क्या मतलब इसका? ये इन्होंने 19 लाख लोगों को वहां पर एनआरसी में जब देखा, उसमें 14 से 15 लाख गैर नॉन मुस्लिम है। उनको भेजते क्यों नहीं ये लोग? क्या कर रहे हैं ये? अब ये जब नॉन मुस्लिम है तब ये हिंदू मुसलमान करके, मैं कहता हूं कि ये सरकार इस मुल्क को तोड़ना चाहती है। मुझे लगता है कि कोई पाकिस्तान से इन्होंने सुपारी ले लिया है कि जिस तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े किया, हमारे मुल्क ने, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, लगता है मोदी जी ने भी कोई सुपारी लिया है और इस मुल्क को 2 टुकड़े करना चाहते हैं। और हम भारतवर्ष के निवासी अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ये बिगड़ बच चुका है। बिल्कुल डॉक्टर नदीम, जो बात अबू आसिम आजमी साहब कह रहे हैं, यही बात इससे पहले तहसीन पूनावाला ने की। डॉक्टर नदीम, क्या आपको लगता है कि वाकई में इस इशू पर एक तो सियासत तो हो रही है, तो बिल्कुल साफ है, सियासत इस इशू पे कहीं ना कहीं हो रही है तो जाहिर है, लेकिन क्या आपको लगता है जो इल्जाम अबू आसिम आजमी साहब लगा रहे हैं, जो इल्जाम इससे पहले तहसीन पूनावाला ने लगाया कि सरकार चाह रही है कि यह इशू हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए तो काम आसान हो जाएगा? सरकार की जो भी मंशा है वो तो पूरी तरह से अब क्लियर होने ही लगी है लोगों की नजर में, लेकिन मैं इस चीज को इस तरीके से देखता हूं कि आवाम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान भी है और वो बहुत ही ज्यादा खौफ भी महसूस कर रही है। तो चूंकि लोकतंत्र के अंदर सरकार जो होती है वो जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो लोगों के अंदर अगर इस कदर खौफ है और वो इस कदर परेशान होने लगे हैं कि अब नौबत यहां तक आ गई है कि एहतजाज इतना लंबा चल रहा है, महीना हो गया, उसमें स्टूडेंट भी शामिल हो गए हैं और एक आम इंसान भी शामिल हो गया है और यहां तक कि वो पर्दानशीन माँ बहनें भी सड़कों के ऊपर अब आ चुकी हैं जो कि घर के अंदर रहती थी। तो गवर्नमेंट को कम से कम इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर इतना लंबा एहतजाज कोई चल रहा है जिसमें हर तबका शामिल हो रहा है, आप शाहीन बाग की मिसाल ले लें या फिर जामिया के बाहर जो चल रहा था, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उस तरीके से भी अब सोचने की जरूरत है कि मामला जो है कहीं ना कहीं उस तरीके का नहीं रहा है जिस तरीके से गवर्नमेंट सोच रही थी। और उससे भी आगे बढ़कर मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि हमारी जो शबियत है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है बाहर। हम लोग बहुत तेजी के साथ एक उभरते हुए मुल्क के तौर पर सामने आ रहे थे और ये सब 2014 के बाद ही हो रहा था, इसी मोदी जी की ही लीडरशिप के अंदर हो रहा था। लेकिन देखते ही क्या होने लगा है और तरह तरह से इसके ऊपर सियासत भी हो रही है और उसके अलावा आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैं यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज खुदारा इसके ऊपर कुछ ना कुछ तेजी के साथ आप एक्शन लीजिए। और इस तरीके से अगर आप ही की आवाम आप ही की किसी पॉलिसी से परेशान हो रही है तो मैं नहीं समझता कि लोकतंत्र के अंदर ऐसा होना चाहिए या एक बेहतर बात इसे समझी जाएगी। और दूसरे, हम लोगों की जो शबिया है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। प्लीज बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वक्त एक बहुत लंबा वक्त गुजरता जा रहा है। 1 महीना मामूली नहीं होता है। 1 महीने खुले आसमान के नीचे खवातीन, महिलाएं, बुजुर्ग जो है वो एक तरह से एहतजाज कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब सिर्फ दिल्ली का शाहीन बाग नहीं है, इस तरह के कई शाहीन बाग अब हिंदुस्तान में बन चुके हैं। मैं सत्यम पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। सत्यम पांडे जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को इस इशू को लेकर, खासतौर से एनपीआर को लेकर। क्या कुछ इशारा मिलता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है? क्या आपको लगता है कि एक नाराजगी है कोर्ट में भी? नहीं, कोर्ट में कोई ऐसी नाराजगी नहीं होती है। अगर पिटीशन एक बंगाल के मुस्लिम टीचर थे इसरारुल हक मंडल, उनकी पिटीशन पर आज नोटिस हुई है।
नोटिस होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि जब आप कोई पिटीशन फाइल करते हैं जी। जिसके अगेंस्ट फाइल करते हैं उसमें नोटिस करके सामने वाले पार्टी का भी व्यू लिया जाता है कि ये पिटीशन आई है जिसमें ऐसे ऐसी बातें हैं कि उनके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 21 इन सब का वायलेशन हो रहा है, तो इस पे गवर्नमेंट का वर्जन क्या है वो लेने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट में कोई नाराजगी है, ये प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट का, नोटिस करके उसके बाद उस पर कंप्लीट हियरिंग होगी, उसके बाद डिसीजन आएगा। नहीं, एक सुनवाई सत्यम जी, एक सुनवाई तो 22 तारीख को होने वाली है, लेकिन उससे पहले के साथ क्लब कर दिया है इसे भी, उसी के साथ क्लब कर दिया है और उसी के साथ इसकी भी सुनवाई होगी। ये बेसिकली ये आज एनपीआर पे था कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, क्योंकि लोगों का डाउट है कि ये एनपीआर ही बेसिस बनेगी आगे की एनआरसी के लिए, और इसी को लेके डाउटफुलनेस के लेके कि इसमें जो है ये किसी की सिटीजनशिप को डाउट कर देंगी, इसी के लिए जो है ये पिटीशन है। और अब इस पे जो है 22 जनवरी को ये क्लब कर दी गई है, उसके साथ ही इसको सुना जाएगा। ठीक। लेकिन मैं पॉलिटिक्स से हट के अगर बात करूं जी इस पे, इस पर्टिकुलर एक्ट पे, तो देखिए ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम ऐसा सच इशू नहीं है, लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इसको हमने पार्लियामेंट में डिस्कशन में डिबेट में भी देखा, इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं लेकिन एज एंटी मुस्लिम जरूर पोर्ट्रे किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। यासिर साहब बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं और रोज रोज बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोगों में जो डर है सिर्फ गलत फहमियों को लेकर ही है। एक जो कंफ्यूजन है बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से जो कंफ्यूजन है उसकी वजह से लोगों में और डर है। मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहूंगा, और गवर्नमेंट उस तरीके से कंफ्यूजन को दूर नहीं कर पाई जिस तरीके से कर लेना चाहिए। बिल्कुल किया गया, तो गलतफहमी क्या है फिर? नहीं, एक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं, एक्ट इज वेरी क्लियर, बट ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन। देखिए मैं आपको बताऊं, ये मसला सीएए या एनआरसी का नहीं है, मसला ये है कि जो एक तबके में, खासकर मैं स्पेशली कहूं मुस्लिम्स के बीच, जो गवर्नमेंट को लेके एक डिस्ट्रस्ट है, एक अविश्वास है गवर्नमेंट को लेके, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। हालांकि इस पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने भी कह दिया, लेकिन लोगों को जो विश्वास नहीं हो रहा है ये उसके कारण अधिक है। जो लोगों के हमसे एज एडवोकेट क्वेश्चन होते हैं कि सर अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो क्या हमारा एनआरसी से नाम ना बाहर हो जाएगा, क्या हमारे फादर का नाम कुछ मेरे सर्टिफिकेट में और है वो कुछ और यूज करते हैं, क्या मेरा नाम एनआरसी से बाहर हो जाएगा, क्या हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी। तो लोगों के मन में जो 10 तरीके के सवाल हैं, और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं, दिन पर दिन इस और भी गलतफहमी को हवा दिए जा रहे हैं। बिल्कुल जो इस पर जो बयानबाजी और इसकी वजह से लोगों में और डर बढ़ा। मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहूंगा। यासिर जिलानी साहब, देखिए अब ये इशू सिर्फ अपोजिशन वर्सेस सरकार नहीं रह गया, सरकार की जो अलायंस पार्टियां हैं, आज आप देख लिए पंजाब की असेंबली में रिजोल्यूशन पास हुआ इस इशू को लेकर, और वहां पर अकाली दल जो कि बीजेपी की और एनडीए का हिस्सा है उसने भी अपोज किया है, वो भी साथ खड़ी थी कांग्रेस के पंजाब में। कर रहा है इसे यासिर जिलानी साहब, देखिए मैं आपको आपने यहां हमारे सारे पैनलिस्ट को सुना, पहले मेरी और तहसीन पूनावाले से बातचीत हुई, आपने देखा एक दूसरे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के आए जो नफरत के सौदागर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी कहा इस तरह की इस्तेमाल मत कीजिए यासिर जिलानी साहब, हिटलर की मौत, यासिर जिलानी साहब इस तरह की ज़बान इस्तेमाल मत कीजिए, सीधे बात कीजिए। अरे आप उन पे सवाल करिए ना। नहीं आप उनसे सवाल नहीं किया, इस तरह की ज़बान, अरे तो उन्होंने कहा इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं किया। मैं बिल्कुल अलाउ चाहते हैं, मैं यासिर जिलानी साहब इस तरह की ज़बान अलाउ नहीं करूंगा। बिल्कुल आप सीधे बात कीजिए, इशू पर बात कीजिए। नहीं जो इशू है उस पर बात कीजिए। अबू आसिम आज़मी साहब उस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जो इशू है उस पर आप बात कीजिए यासिर जिलानी साहब। मैं नहीं देखिए अबू हुरैरा साहब, अबू आसिम आज़मी ने जब अबू आसिम आज़मी ने कहा आपने टोका नहीं, अबू आसिम आज़मी ने कहा नफरत की बात करी आपने टोका नहीं, मैं उनको काउंटर अटैक कर रहा हूं तो आप मुझे टोक रहे हैं। तो अगर आप सीधे सीधे अबू आसिम आज़मी साहब पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? सच्चाई तो सुनेंगे ना आप सीधे सीधे अबू आसिम आज़मी साहब पे पर्सनल अटैक बिल्कुल मत कीजिए जी। ठीक है नहीं, डिबेट पर नहीं, मैं समाजवादी पार्टी को कह रहा हूं जो नफरत। हाँ देखिए, मैं इनके नेता मुलायम अखिलेश यादव ने जो बात कही, इनके एक मंत्री ने कही कि जब हमारी सरकार आएगी तो ये मैं कहने नहीं जा रहा हूं। आपको समझाने की जरूरत है, आपको संवाद करने की जरूरत है, या आप नफरत फैलाएंगे?
आप जो लोग इस वक्त इफेक्टेड हैं उनसे आप बात किया जाएगा। आप लोग इस जो देश के औरतें अंदर बैठी हुई हैं हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपको आप जितना प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिया है, ये लगता है भारत अबू के हसीन किसी एक आजमी नागरिक ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इस आदमी को सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, मियां मुशर्रफ, मियां नवाज शरीफ, मियां इमरान खान, इसके अलावा आता क्या है? देश आज 45 साल में से ज्यादा मोहब्बत है आपको। नौकरी सबसे पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत है पाकिस्तान की आप बात करेंगे। जीडीपी बर्बाद हो गया। पाकिस्तान की ज्यादा मोहब्बत है पाकिस्तान की आप बात करेंगे। दलाली क्या बात करें, क्या कर लिया आपने 5 साल तक सरकार रही? पाकिस्तान का क्या बात कर रहे हैं? का इशू ही नहीं है। आप दलाल समाजवादी साहब देखिए मौजूदा जो मसला हिंदुस्तान का पाकिस्तान बीच में कहां से आ जाता है? पार्टी के दलाल रहे हैं आप। फूटी कोली नहीं दिया। और आज नहीं आप देखिए मैं यासिर जल्द से जल्द अगर शर्म होया है तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे दलालों को लाइएगा तो बात नहीं होगी। यासिर जिलानी साहब देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं अलग करेंगे पाकिस्तान करेंगे। डिबेट पर बात कीजिए। मैंने यासिर जिलानी से सवाल किया था, उसका जवाब नहीं मिला मुझे। मुर्दाबाद पाकिस्तान। यासिर जिलानी साहब जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब नहीं मिला कि अब एनडीए की जो अलायंस पार्टियां हैं वही एक तरह से इसका अपोज कर रही हैं, एनआरसी का, एनपीआर का और सीए का। देखिए सुनिए राज्य स्तर की जो राजनीति का पूरा पैमाना होता है उसको आप सेंट्रल से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अब ये देखेंगे नफरत के बाजार को देखेंगे, नफरत फैलाएंगे, नफरत से ये जीत नहीं पाएंगे, संवाद से जीतेंगे और मोहब्बत से जीतेंगे। मोहब्बत फैलाएंगे, भाईचारगी फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम की दोस्ती फैलाएंगे, और नफरत करने वालों को भगाएंगे। देश से नफरत मत करिए, देश की अस्मिता अखंडता मुझे मालूम है। आप एक जगह तक सीमित है कि विधानसभा तक रही है। खून दिया है, कहिए ये अच्छी बात है। कर लो खबरें 1000-2000 साल की कर लो, भारत माता की जय करके आप बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। चापलूसी नहीं की हम लोगों ने, तलवे नहीं चाहते, ये सीखना पड़ेगा। तलवे नहीं चाहते हमने देश में खून बहाया है। हाँ बिल्कुल, हमको निकाल दोगे? क्या इतिहास है मैं जानता हूँ। निकालो, हमारा है। नहीं देखिए डिबेट का इशू है उसी पर बात ठीक है। यासिर जिलानी साहब बात हो गई। यासिर जिलानी साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला और टाइम काफी बर्बाद हो गया। मैं अब्बास सिपाही में सब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आऊंगा। तहसीन पूनावाला जी कहीं ना कहीं इशू शायद इसी वजह से सॉल्व नहीं हो रहा है, मसले का हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि जो मसला उस पर बात नहीं करना चाह रही है सरकार की तरफ से इस इशू पर बात ही नहीं हो रही है। देखिए इस सारे डिबेट में आपकी आवाम ये देख रही है कि जो स्पेसिफिक सवाल यासिर भाई से पूछे गए उसके वे जवाब दे नहीं रहे। तो मैं और आगे 2 सवाल पूछूंगा दोबारा से यासिर भाई से। यासिर भाई 1955 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। क्या 1955 से लेके 2019-2020 तक? जी बिल्कुल। प्लीज मेरी जवाब सुनिए। क्या 1955 से लेके 2019-2020 तक किसी भी हिंदू, बौद्ध, सिख वगैरह को सिटीजनशिप नहीं मिली इन 3 मुल्कों से? मेरे खुद के बिजनेस पार्टनर, मैं नाम लेता हूं उनकी इजाजत से, मिस्टर जगवानी पाकिस्तान से हिंदू से 2007 में उनको सिटीजनशिप इंडिया में मिली। मिस्टर विजय जगवानी सिंधी पाकिस्तान से सिटीजनशिप मिली, यानी कि सिटीजनशिप पहले मिल रही थी। यह अमेंडमेंट है सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब देख लीजिए 1955 का एक्ट को सेक्शन 6 अमेंडमेंट है जो कहता है संक्षेप में यहां के लोग वहां आ सकते जो वो मुल्क छोड़ना चाहते। अगर ये एक्ट ऑलरेडी है तो ये नए एक्ट की वजह क्या है? सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप मानते हैं कि एनआरसी देश के लिए अच्छे है, मैं भी मानता हूं, हमारे गृह मंत्री, हमारे वजीर दाखिला भी मानते हैं। मैं दोबारा से पूछता हूं, इसका संक्षेप में जवाब दीजिए। 19 लाख लोग आसाम में आइडेंटिफाई हुए, आप उनको बांग्लादेश आज उसे 6 महीने हो गए, क्यों नहीं भेज रहे हो? इसका ये 2 चीज का जवाब दीजिए। यासिर जिलानी साहब मैं चाह रहा हूं जो सवाल किया गया उसी का जवाब दे दीजिए बस। देखिए अच्छा पूनावाला साहब, जी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी क्या होती है पूनावाला साहब, आप पहले बताइए, आप तो वकील हैं। प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी में कौन लोग आते हैं
जो 3 इस्लामिक देश हैं उसी को बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सवाल लीजिए आपने आप, पूछा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कौन लोग आते हैं? ठीक है, किसको 1955 एक्ट किसके लिए लागू होगा इस वक्त? बहुत जो अच्छा सवाल पूछा इस वक्त कानून आया है जो CAA अब नोटिफाइड भी हो चुका है, नोटिफाइड हो चुका है। और दूसरी बात आप बार बार कह रहे हैं कि असम की NRC सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के थ्रू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर क्या करा है, क्या कहा है, जब सुप्रीम कोर्ट कोई लाइन देगी उसके बाद चर्चा करेंगे। इस वक्त तो वो भी ठंडे, अब मतलब उस पर भी चर्चा तो नहीं हो रही है। या NRC भारत के किसी और राज्य में आ रही है तो आप बताएं अगर आपके पास जानकारी है। आप तीनों चीज NRC, NPR और CAA को क्यों जोड़ देते हैं बार बार? क्या आपका फर्ज नहीं बनता है हिंदुस्तान के अवाम के लिए, जो हिंदुस्तान की अवाम इस वक्त, सुन लीजिए 10 सेकंड, जो अवाम हिंदुस्तान की इस वक्त सड़कों पे है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता एक अच्छे वकील के होने के नाते कि आप उनको एक्ट को समझाइए, आप उनको बताइए कि प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी कौन आते हैं और वहां हो रही है, कौन लोग सताए जा रहे हैं, किसका मास कन्वर्जन हो रहा है। मुझे एक लाइन का जवाब देनी मुझे एक लाइन का जवाब देनी दीजिए। जी 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 मुझे एक लाइन का जवाब देनी दीजिए। यासिर भाई आपने CAA का एक्ट पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा है मुझे रूल्स बता दीजिए, कहां लिखा है परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, कहां लिखा है रेफ्यूजीज? आप रूल्स में बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने 30,000 लोगों को CAA के तहत, 30,000 लोगों को CAA के तहत जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं बैठे हैं। जो सवाल आपसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान, आपको कहां है रूल? नहीं हिंदुस्तान, नहीं देखिए ये सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे मैं बार बार कह रहा हूं, आपने मेरे के बारे में बात नहीं देखी, आप बताइए एक्ट में कहां लिखा है? आपसे रूल बताइए ना, मैं आपको कानून बताइए सर। हिंदुस्तान का मुसलमान सर, वो सब छोड़िए ना, आप बताइए ना जो मैंने सवाल पूछा, मुझे क्या लिखा है परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज? आप बताइए। अरे मैं कहां कह रहा हूं छोड़ने के लिए, आप बता दीजिए, आप बताइए उस 2 पेज के बिल को नहीं बताए ना, लिखा होगा, बताए क्यों नहीं बताए? अबू जी बताए क्यों नहीं बताए? क्योंकि अबू जी बहुत पिटीशन डालने में आप माहिर हैं। अबू जी सुनिए, नहीं यासिर जिलानी साहब सुनिए, देखिए वो वजह बता रहे हैं जी, बताइए क्यों नहीं बता पाएंगे? जी ये इसलिए नहीं बता पाएंगे अबू जी, सुनिए, ये इसलिए नहीं बताएंगे रूल्स क्योंकि अभी तक रूल्स फ्रेम ही नहीं हुए। ये झूठ देखिए कितना बोल रहे नेशनल टीवी पे, ये दूसरों को झूठे बोलते हैं, अब तक रूल्स फ्रेम ही नहीं हुए। ये सब जुमले, प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, शरणार्थी, कहां रूल्स में लिखा हुआ है? रूल्स बताइए, रूल्स की कॉपी आई ही नहीं है, एक्ट को नोटिफाई कर दिया, रूल्स बनाए, आपके रूल्स में लिखा नहीं है, आपके रूल्स में नहीं लिखा होगा, आप उसको डिस्क्राइब करिए, इसलिए हमारे ऊपर बता दिए। कांग्रेस का इतिहास बताइए, कांग्रेस का इतिहास बताइए मुझे, कांग्रेस का इतिहास सब जानते हैं भैया, मैं बात नहीं करूंगा, रूल्स बताइए, आप बताइए रूल्स जानते हैं कि आप, अरे भैया मैं गलत हूं, झूठा हूं, झूठ बोल हिंदुस्तान की माइनॉरिटी की क्या हालत कर रखी है ये हिंदुस्तान मुझे झूठा साबित कीजिए, आप रूल्स बताइए। ठीक है, आप मेरे से झूठ बोल रहे हो, क्वेश्चन आंसर नहीं बैठे, आप डिबेट करिए अबू हुरैरा से, मैं अबू हुरैरा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए मुझे बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तहसीन का जवाब नहीं मिला है। मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद लौट कर आता हूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अरुण कुमार पांडे जी, सीनियर एडिटर है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। अरुण कुमार जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो अबू आसिम आजमी साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि एक तरफ अवाम परेशान है, अवाम में तशवीश है, घबराहट है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। आखिर सरकार जवाब कब देगी, इसी पर हम बात करेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में आज हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं कि लगातार लोगों में नाराजगी है शहरियत तरमीमी कानून NPR NRC को लेकर, लेकिन सरकार लगातार अपने मिशन पर काम कर रही है। सरकार को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि 1 महीने से लगातार लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर्द रातों में सड़कों पर लोग एहतजाज करने को मजबूर हैं। आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद अबू आसिम आजमी साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। अबू आसिम आजमी साहब, आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या मसले का हल नहीं चाह रही है, या सरकार के पास मसले का हल नहीं है?
क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से लगातार लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 20 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, लेकिन मसले का हल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जो 2 लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं, ये इनकी बहुत बड़ी हदधर्मी है। ये लोग समझते हैं कि हमारी जिद जो है ये जीत जाएगी, लेकिन इन्हें नहीं मालूम भारतवर्ष के नागरिकों ने अंग्रेजों को लोहे का चना चबवा दिया था। जब कानून अंग्रेजों ने बनाया और अंग्रेज हर धर्मी पे अड़े रहे, तो इस देश के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, असहयोग आंदोलन। देश ने तय कर लिया है अगर मोदी जी इस कानून को वापस नहीं लेंगे तो देश में असहयोग आंदोलन चलेगा। कितने लोगों को जेल में डालना चाहते हैं, कितने लोगों को ये डालेंगे डिटेंशन कैंप में, देश तैयार बैठा है। देखें आगे मालूम पड़ेगा इनको। इनके हाथ से झारखंड गया, महाराष्ट्र गया, इनके हाथ से दिल्ली जाने वाला है। और इनकी जो रणनीति खत्म हो रही है। ये क्या समझते थे कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट हम कह देंगे तो सब इकट्ठा हो जाएंगे और मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे, और मुसलमान का नाम लेकर के ये यहाँ के सब लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते थे। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में देश के सभी लोग थे, सब लोग जमा हो चुके हैं। और अब मुझे लगता है कि मोदी जी को घुटने टेकना ही पड़ेगा। यानी मसले का हल निकलता नहीं दिख रहा है। वो आसिम आजमी साहब, मसले का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। मैं अभी कल गया था, 6 दिन के दौरे पे आया हूं नागपुर से। पूरे विदर्भ के एक गांव में आपको पता है, दलित को मालूम है कि ये मसला मुसलमानों का नहीं, इसके बाद SC ST दलित के रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। ये इंतजार कर रहे हैं कि जनता कितने आगे जाती है, और आप सब इकट्ठा हो चुके हैं। ना तो ये रिजर्वेशन खत्म कर पाएंगे, ना तो अभी कॉमन सिविल कोड ला सकते हैं। इन चीजों के खिलाफ अच्छा हुआ जगा दिया सोए को। ये कितने दिन तक हटधर्मी करेंगे? जनता ने तय किया है कि इस कानून को खत्म कराए बगैर चैन से बैठने वाले नहीं है। आज मुंबई में YMCA ग्राउंड में लाखों औरतें जमा हैं, रोजाना हो रहा है एहतजाज। बिल्कुल। मैं अरुण कुमार पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या आपको लगता है कि सरकार की खामोशी है वो कहीं ना कहीं एक जो इसका ड्यूरेशन है वो बढ़ता जा रहा है? शुरू में तो हमने देखा कि PM की तरफ से भी इस पर बयान आया, अमित शाह जी की तरफ से इस पर बयान आया, और बयान आने के बाद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बढ़ गया। लेकिन अब जो है खामोशी है इस पूरे इशू को लेकर, इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? अरुण कुमार जी। देखिए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सरकार और विपक्ष ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन में अड़ गए हैं। और उसकी वजह ये है कि जब आप, जैसे विपक्ष भी जब ये चुनौती देता है ना कि हम झुका के रहेंगे, उसका मतलब ये है कि मन ही मन हम चाह रहे हैं कि आप मत झुको ताकि हमारा ये आंदोलन चलता रहे। जैसे ही आप किसी को ऐसी चुनौती देते हो तो सामने वाले का भी स्टैंड हार्ड हो जाता है, और आपने तो अपना स्टैंड हार्ड कर ही रखा है। भाई साहब, ये वाले में इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखिए, नहीं है, ये तो आम इंसान कर रहा है। CAA वाले मामले में सारी राजनीतिक पार्टियां जिनने विरोध किया, वो तो सबको मालूम है कि किसने विरोध किया। बहुत सी पार्टियों ने, लेकिन उस समय वो ये इंटेंसिटी नहीं पता लगा पाए थे, तो इसलिए कुछ वॉकआउट कर गए थे, कुछ ने सपोर्ट कर दिया था। अब जब ये उनको लग रहा है कि यार ये विरोध प्रदर्शन तो बढ़ रहा है और हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, तब वो सेकंड थॉट जो है उससे ये लोग अब प्रभावित हुए हैं कि यार अब इसका कैसे हल निकाला जाए। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखिए, सरकार को अभी अभी सिर्फ 6 महीने 7 महीने हुए हैं, तो मतलब सरकार का कार्यकाल तो 4.5 साल का है केंद्र सरकार का। बिल्कुल। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? विपक्ष के पास ये धरना प्रदर्शन वगैरह के अलावा इन लोगों को कोर्ट में जाके सबसे अच्छे वकील करके, अगर ये लग रहा है कि अब बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा पक्ष, तो वहां जाके ही सही तरीके से हल निकल सकता है। सड़क पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तरीका होता है कि जब चुनाव होंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि यार इसके खिलाफ माहौल बनाएंगे, तो चुनाव तो अभी 4.5 साल दूर है, तो ऐसे में संघर्ष लंबा चलेगा। उसके बेहतर तरीका है, अगर सोल्यूशन निकालना है और आप कन्विंस हैं कि ये कानून गलत है, तो बेहतर तरीका है कि मिलजुल के आप कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, पूरी तैयारी के साथ जाइए, सब बड़े बड़े वकीलों के साथ जाइए और वहां आप अपना तर्क रखिए। वरना ये वही हो जाएगा कि इसको मामला खिंचता रहेगा और लोग बेचारे बैठे रहेंगे सर्दी में
बाकी लोग कहते रहेंगे कि हम तो सरकार को झुका लेंगे और सरकार कहेगी कि अब कैसे झुकाते हो, हम देख लेते हैं। तो ये रस्ता कशी में वो बेचारे जो बैठे रहेंगे वो बैठे रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को इस पूरे इशू पर सुनवाई होने वाली है। मैं तहसीन पूनावाला जी, क्योंकि आप लॉ के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, तहसीन पूनावाला जी, क्या सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बात है कि 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पर अब सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि 60 से ज्यादा जो अपील हैं, जो अर्जियां हैं, वो एक तरह से दाखिल की गई हैं इस इशू को लेकर, और तहसीन पूनावाला खुद एक अर्जी गुजार है इस पूरे मामले में। जी देखिए, दो चीज है। सबसे पहले 22 तारीख को हम अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है उसको पूरी इजाजत दी जाएगी अपना पक्ष रखने को, क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, दोनों हाउस ने इसे पास किया, तो इसको जरूर सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। इसके बाद पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट ये लेगी कि इसे स्टे किया जाए या इसे कंटिन्यू किया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला अपना इस पर पूरा फैसला अपना ना दे। तो हम स्टे की मांग जरूर करेंगे। 22 को मुझे नहीं लगता स्टे मिलेगा, 22 को मौजूदा हुकूमत रिस्पॉन्ड करेगी। दूसरी चीज ये है कि देखिए, अब मौजूदा हुकूमत ने अब तक रूल्स ही फ्रेम नहीं किए इसके लिए। उन्होंने रूल्स इसलिए फ्रेम नहीं किए, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब तक रूल्स फ्रेम नहीं होंगे हम इस पे स्टे नहीं मांग सकते। तो मौजूदा हुकूमत ये करेगी, रूल्स ही फ्रेम नहीं करेगी, हम स्टे नहीं ले सकेंगे और ये पॉलिटिक्स चालू होगा। आपको लीगली पॉलिटिकली इसके बारे में सोचना होगा कि अगर ये मामला पॉलिटिकली चलता है और मौजूदा हुकूमत सक्सेसफुल हो जाती है इसे हिंदू मुस्लिम करने में, इसमें जाहिर सी बात है कि उनका फायदा है। और हमारी ये कोशिश रहेगी, जैसे वकील साहब ने बताया, ये लीगल इशू है, हिंदू मुसलमान इशू नहीं बने, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान इशू है ही नहीं, ये इशू है गरीबों का इशू। जो अबू साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सबके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे, ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। यासिर जिलानी साहब, क्या इशू यही है कि इसमें कहीं ना कहीं तशवीश सभी को है, सभी को एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा? जैसा कि हमने देखा था कि पूरा मुल्क नोटबंदी के वक्त लाइन में लग गया था, वही उसी तरह की तस्वीर अब लोगों को नजर आ रही है कि अगर एनआरसी होता है तो पूरे मुल्क को एक तरह से लाइन में लगना पड़ेगा, अपने कागजात दिखाइए, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वेरिफिकेशन, मतलब एक लंबा सिलसिला चलेगा, और कहीं ना कहीं यही डर लोगों को सता रहा है। और यासिर जिलानी साहब, आप भी वाकिफ होंगे, जाहिर सी बात है, दिल्ली में है, शाहीन बाग से बहुत दूर नहीं है। इस तरह के प्रोटेस्ट में अब सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में अब सिख भी जुड़ रहे हैं, ईसाई भी जुड़ रहे हैं, दलित भी जुड़ रहे हैं, सभी जुड़ रहे हैं उसमें। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको कह दूं कि नोटबंदी से किसको नुकसान है? जो लोग ईमानदारी से लाइन लगे, उन्होंने, जो काले धन वाले लोग थे, उनकी पहचान हुई, उनकी उजागर हुई और लोगों ने देखा, और सारा का सारा देश बहुत आसान से और बहुत ही इजी वे में चलता रहा है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आई। और आपने एक ऐसे कानून को लेके, मुझे लग रहा था कि तहसीन भाई इसको समझाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो बार बार घुमा फिरा के एनआरसी को लेके आते हैं। एनआरसी अगर लेके नहीं आएंगे तो मुसलमान इनके साथ खड़ा नहीं हो पाएगा, और ये जो एहतजाज चल रहा है ये हो नहीं पाएगा। आपके कहने से नहीं होगा कि आप जो कह रहे हैं कि सिख भाई भी खड़े हैं, दलित भाई भी आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई एहतजाज में है 90% लोग, वो है मुस्लिम भाई, और उनको जो पॉलिटिकल मास्टर हैं वो अपने पॉलिटिक्स के इशारे पे उनको इस तरह के एहतजाज को खड़ा करने के लिए कह और कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको भी मालूम है, आपने कहा कि चुनाव है दिल्ली के अंदर, आप जब भी किसी से, मैं गया था, सुन लीजिए, आप तो बोलने से गुरेज करेंगे नहीं, मैं बताता हूं, मैं उसी शाहीन बाग में रहता हूं, समझ गए? और जो सबसे छोटी इकाई का आप नेता है, आप जानते हैं, जो चुनाव होता है ना कॉर्पोरेशन का, मैं लड़ चुका हूं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं मालूम है कि आप गलत ही बोलेंगे, सच नहीं, सही नहीं बोलेंगे। आप लोग, आपके जो नेता आते हैं वहां पे, जिनको रंगमंच मिल गया है, जिनको नेतागिरी करने के लिए एक मंच दे दिया है, उससे वहां की पब्लिक परेशान है। अबू हुरैरा साहब, अरबों का नुकसान व्यापारियों का है, दुकानदारों की हालत इतनी खराब है कि आप यकीन नहीं करेंगे। बात कर दे यदि आप लोगों ने, अरे अरे देश को बर्बाद तो आप लोगों ने किया, ये देश जानता है, इसीलिए आज आप हाशिए पे खड़े हैं, बर्बाद कर दिया, आप हाशिए पे खड़े, अच्छे दिन आएंगे, खराब दिन इसीलिए हाशिए पे खड़े कि आप जैसे लोगों ने देश को समझा नहीं, आपने हिंदू मुसलमान में बांटा।
आपने हिंदुत्व का अरे बहाना करके आपने लोग हिंदू मुसलमान में बांटा, भोले भाले आपने लोग इनके धर्म की बहकावे में आ राजनीति गए। करी, आपने ठीक है, लोगों को यासिर लोगों बात को हो गई, भड़काया, मैं अबू आसिम आजमी से आ रहा हूं, लेकिन मैं उससे पहले तुष्टिकरण ठीक की है, राजनीति करते हैं। मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आऊंगा। नहीं नहीं, मैं यासिर देखिए, अरे इनको बोलने की एक यासिर जिलानी साहब बात हो गई, अबू आसिम आजमी मैं अबू आसिम आजमी साहब मैं दोबारा से आ रहा हूं। ठीक है, बात हो गई, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। अरे जा मैं यार। शर्म आपको करनी चाहिए। डॉक्टर नदीम मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। डॉक्टर नदीम, जो अरे इल्जाम शर्म बार-बार करिए। लगता है उम्र हो गई, शर्म कि करिए। अपोजिशन जो ये एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसके पीछे अपोजिशन का हाथ है। डॉक्टर अरे नदीम, मैं शर्म आपसे करिए, ये शर्म समझना चाह रहा हूं, मुसलमानों को मत आप भड़काइए, 12 शाहीन और बाग गए होंगे। मुसलमानों को मत भड़काइए, मुसलमानों को बात हो गई, के कंधे पे राजनीति मत करिए। यासिर आप जिलानी वही साहब, लोग हैं जो यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब, खामोश हो जाइए। कौन है? यासिर जी, जिलानी जी, साहब, जी। मैं अबू आसिम आजमी से आ रहा हूं। यासिर, अब सुन लीजिए, डिबेट थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए, अब टाइम ज्यादा नहीं बचा है। मैं एक जो कंफ्यूजन है, जो बार बार इल्जाम यासिर जिलानी आप लगा रहे हैं कि अपोजिशन की शय पर ये धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं डॉक्टर नदीम से यही समझना चाह रहा हूं। डॉक्टर नदीम, कि 12 आप शाहीन बाग गए होंगे जहां पर यह एहतजाज चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं यहां पर भी सियासत हो रही है, यहां पर भी अपोजिशन का हाथ है, यहां पर भी पॉलिटिकल पार्टियां एक तरह से इन्वॉल्व हैं? सच्चाई क्या है डॉक्टर नदीम? देखिए सर, ये तो बहुत दिन से चल रहा है। परसों से मेरे इलाके में, मैं जाफराबाद सच्चाई में बताएं रहता हूँ, डॉक्टर शुमाली नदीम। मशरकी जिले का एक बहुत ही अहम इलाका है जाफराबाद, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है। मेरे यहाँ भी नॉन स्टॉप ये एजिटेशन शुरू हो गया है औरतों का परसों से, और उसमें वो औरतें जो कि मैंने कभी देखा नहीं अपने मोहल्ले के अंदर भी, वो औरतें बेचारी अपने घरों को छोड़ छाड़ कर रात में वहां पर बैठी हुई थी। देखिए सर, चूंकि दिल्ली में इलेक्शन है, या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उन्हें एक भीड़ चाहिए होती है हमेशा। ये तो उनकी इलेक्शन दिल्ली में हो रहा है, इलेक्शन कोलकाता में, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फैसलाबाद और महाराष्ट्र में इलेक्शन, मालेगांव में इलेक्शन, लखनऊ में इलेक्शन, कानपुर में नहीं होने वाले हैं। सर, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और मैं बाहर भी जा रहा हूँ, मैं बाहर भी जा रहा हूँ, बाहर बहुत दूर है इलेक्शन, लेकिन सर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी है, बेस्तराबी है, वो परेशान है सर। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि उनका एतमाद जो है वो कहीं ना कहीं खो रहा है और कमजोर पड़ रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए सर, अपोजिशन पार्टी तो करेंगे ही पॉलिटिक्स, लेकिन गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि वो लोगों को समझाए, अपनी बात को रखे, एक अच्छे तरीके से समझाए, खाना खाए, अगर कुछ गलत फहमियां हैं, ठीक है, नहीं देखिए, और अगर मामला देश को आगे बढ़ाने वाला है और देश के फायदे का है, तो गवर्नमेंट क्यों खुलकर बात नहीं कर रही, या गवर्नमेंट के नुमाइंदे क्यों लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर देश हित में है, कहीं ना कहीं अगर देश के मफाद में है, फायदे में है, तो सरकार फिर इस पर बातचीत क्यों नहीं कर रही है? मुझे याद नहीं पड़ रहा। बिल्कुल सही सवाल है ये। डॉक्टर नदीम, बात होगा कोई, ठीक है, डॉक्टर नदीम बात होगी। मैं अरुण पांडे जी, छोटा सा रिएक्शन आपसे लूंगा। अरुण पांडे जी, जो बात डॉक्टर नदीम ने कही कि अगर वाकई में ये देश हित में है ये कदम सरकार का, और देश का इससे फायदा सरकार देख रही है, तो फिर सरकार अब इस पर बात क्यों नहीं कर रही है? सरकार इस पूरे इशू को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है? लोगों से बात की जाए, जहां कंफ्यूजन हो, जहां पर कोई कमी नजर आए, उस पर बात होनी चाहिए ताकि ये मसला खत्म हो। हाँ, ये बात सही है आपकी, सरकार को इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि आप देखिए कि विपक्ष को भी एकजुट होकर प्रेशर बनाना चाहिए। प्रोटेस्ट जो है वो विरोध करना तो ये लोकतांत्रिक देश का अधिकार ही है, सबका अधिकार है, लेकिन प्रेशर क्रिएट, ये इस तरह के आंदोलन में हमेशा ये होता है कि जब आप दबाव बनाते हैं तो दबाव आप किस तरह बना रहे हैं, और ये दबाव हमारे ख्याल से कि ये वाला दबाव बहुत ज्यादा कारगर इसलिए नहीं होता कि कुछ लोग शाहीन बाग में बैठे हैं, कुछ लोग कहीं बैठे हुए हैं। ये वाला प्रेशर जो है, बेस्ट तरीका यही है कि 22 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसमें प्रॉपर तरीके से तर्क रखे जाएं और आगे के लिए तैयारी की जाए। तहसीन भाई कह रहे थे कि रूल फ्रेम नहीं किए गए हैं, ये ठीक है कि रूल फ्रेम नहीं किए गए हैं, लेकिन ये भी ठीक है कि जिस तर्क के आधार पर आप कोर्ट गए हो, आप कोर्ट भी तो कोई एक लॉजिक लेके गए होगे ना, कि सीए में ये जो तरीके बताए गए हैं ये लोकतांत्रिक या हमारे संविधान के खिलाफ है। उन तर्कों के आधार पर आपको जोर दे के कोर्ट के जरिए ही कोई तरीका अभी निकालना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ तो ये लग रहा है। बिल्कुल। मैं सत्यम पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। सत्यम पांडे हुए हैं 22 जनवरी को जाहिर सी बात है इस पर हेयरिंग होगी और उसके बारे में तहसीन पूनावाला ने बहुत तफसील से बताई। एक चीज मैं इसमें और समझना चाह रहा हूं, जो लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पूरे इंडिया में अब इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसका असर कैसा पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की इस हेयरिंग पे? निगेटिव असर होगा या पॉजिटिव असर होगा?
इसका कैसा इफेक्ट होगा? नहीं, इसका सुप्रीम कोर्ट पे तो कोई असर नहीं होगा, ना निगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। सुप्रीम कोर्ट जो मेरिट्स होती है उनको देख के फैसला करती है, लोगों के आंदोलन से फैसला नहीं करती। लेकिन चूंकि अभी लीगल बात हो रही थी तो मैं चाहूंगा कि मैं इस पूरे मसले को बहुत डिलिबरेटली बता सकूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके की, जब कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें दो तरीके की सिटीजनशिप दो आधार पे थी, एक जो डोमिसाइल थे, दूसरे जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे जी। उसके बाद आसाम में ये चूंकि आसाम में अंग्रेजों ने बंगाली लोगों को ले जाके वहाँ खेती के लिए बसाया था, तो वहाँ पे आसामी लोगों को ये डर था कि हमारा कल्चर खत्म होगा, तो वहाँ एनआरसी की मांग थी। तो सबसे पहले आसाम में एनआरसी कराई गई 1951 में। वो बस एक दिन की एनआरसी थी जो कंप्लीट कर ली गई, इसमें काफी लोगों का नाम बाहर हो गया। उसके बाद चूंकि बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान लोग आते जाते रहे, 1955 में आर्टिकल 11 का यूज करके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया कि अब जो है इस मामले को सेटल करते हैं कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है। उन्हें लगा कि अब काफी अरसा गुजर गया है। उसके बाद 1965 की वार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उस समय पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी दोनों जगह दंगे हुए, जिसके रिजल्ट में वहां से हिंदू पुष्प इंडिया में आना शुरू हुए, सिंध से, और वो फिर 1971 के वार में हुआ। 1987 में फिर अमेंडमेंट आई और 1985 में राजीव गांधी ने असम समझौता किया। लेकिन अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन है, लोग CAA, NRC, NPR इन तीनों को लगभग एक साथ जोड़ के देख रहे हैं, और जो गलतफहमी है लोगों की कि कहीं हमारी अपनी ना चली। देखिए, विपक्ष का समस्या ये है कि वो ये नहीं कह सकते कि हम इसमें जो हिंदू बौद्ध सिख हैं इनको हम नागरिकता देने के खिलाफ है, और खुल के ये भी नहीं कह सकते जिस ग्राउंड पे गए हैं कि रिलीजन के खिलाफ है कि पाकिस्तानी मुसलमानों को नागरिकता देंगे, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है। जो समझने की बात है कि आम हिंदुस्तानी मुसलमान के जो मन का डर है कि ये सरकार हमारे साथ भेदभाव की नीति अपनाएगी, पक्षपात की नीति अपनाएगी और कोई कागज की कमी दिखा के हमारा सिटीजनशिप खत्म कर देगी, उस अविश्वास को विपक्ष दिन पर दिन और बढ़ा रहा है। एनआरसी का जो पहली बार आइडिया अभी आया वो 2003 में ये लेके आया था। उस समय 2003 में एनआरसी के रूल भी फ्रेम हुए थे। उस समय एनआरसी का बेसिक आइडिया ये था कि एक नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन का मेंटेन करके कि कौन आदमी क्या है। नहीं, लेकिन अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर अविश्वास है, भरोसा नहीं है तो सरकार को निकल कर आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। मैं अबू आसिम आजमी साहब आपके पास आ रहा हूँ। अबू आसिम आजमी साहब, क्या ये सरकार अंदाजा नहीं कर पाई कि जो कदम सरकार उठाने जा रही है उस पर इतना बड़ा हंगामा होगा, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट और एहतजाज होगा? जिस तरह से एहतजाज हो रहा है, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 20-30 सालों में इस तरह से मुल्क का माहौल रहा होगा। 1947 के बाद ऐसा एहतजाज देश में नहीं हुआ। अभी इसके पहले जो बोले थे साहब, मैंने नाम नहीं सुना। मेरी एक क्वेरी है, एक इंक्वायरी पूछना चाहता हूं कि जब गलत फहमी है तो मुझे बताइए, सनाउल्लाह नाम का एक सिपाही जो फौज में लड़ा था भारतवर्ष की तरफ से कारगिल की जंग में, उसको डिटेंशन में डाल दिया गया था, क्या कमी थी उसकी? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, एक एक्स चीफ मिनिस्टर लेडी मुस्लिम जिनकी उम्र 80 साल है, वो भी एनआरसी में फेल हो गई। इनकी दो की वजूहात क्या है फेल होने की, जरा मुझे बताइए। नहीं, ये अभी तो मैं तत्काल नहीं बता सकता कि वो क्यों, किन डॉक्यूमेंट्स की कमी से वो फेल हुई। ये तो जो ऑफिशियल्स जिन्होंने इंक्वायरी की होगी ये वो बेटर बता पाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, अभी जो सामने से ये एक्ट है एनआरसी का कॉन्सेप्ट, ये 2003 में आया था, जबकि असम के एनआरसी का और डिटेंशन कैंप की ऐसी कोई बात नहीं। सुनिए ना, एक मिनट में डालने की बात है, वो सिटीजनशिप एक्ट की वजह से नहीं है। हमारे यहाँ फॉरेनर एक्ट 1946 है जिसमें फॉरेन ट्रिब्यूनल 1964 बने हुए हैं। मुझे आज की डेट में सरकार किसी से डॉक्यूमेंट मांग के, और ये अगर पक्का हो जाए विदेशी साहब को सुन लेते हैं, एनआरसी की जरूरत मैंने काफी टाइम दे दिया। एक लेडी जो मुख्यमंत्री रह चुकी, सुनिए भाई साहब प्लीज, एक लेडी जो मुख्यमंत्री रह चुकी, राज्यसभा मेंबर रह चुकी, कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है कि ये गलत न्यूज और फेक न्यूज बता रहे हैं? ये फेक न्यूज बता रहे हैं, ये फेक न्यूज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का न्यूज बता रहे हैं, फैलाई जा रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी रखने वाले समाजवादी पार्टी के जो आदमी इस देश के लिए, समाजवादी पार्टी के नेता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी लेके आए। तो मोदी की अम्मा को कब डालेंगे?
ये गलत है उनका कहीं से तरह की बात नहीं। जाहिर सी बात है कि आसाम से तो पूरा मामला जुड़ा हुआ है यासिर जिलानी साहब, आसाम से तो पूरा मामला जुड़ा हुआ है। देखिए लोगों में डर और खौफ इसी वजह से है क्योंकि आसाम में 19 लाख लोगों को एनआरसी से निकाल दिया गया। इसी वजह से लोगों में खतरा है कि अगर यहां पर और पूरे मुल्क में अगर एनआरसी होता है और उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे फिर अंजाम क्या होगा। कहीं ना कहीं लोग आसाम का जो एग्जाम्पल है, जो मिसाल है, उसकी वजह से लोगों में फिक्र और ज्यादा है। मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है लेकिन चलते चलते इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार को अब इस मसले का हल निकालना चाहिए क्योंकि एक लंबा वक्फा हो चुका है। लोग सड़कों पर हैं, लोग लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर इस मसले का कोई तो हल होगा। सुप्रीम कोर्ट 22 तारीख इस पर सुनवाई करेगा लेकिन उससे पहले सरकार के पास एक मौका है कि वो सरकार लोगों की परेशानी को समझे, कहां पर कंफ्यूजन है, कहां पर कमी रह गई है, उस चीज को सरकार हल करे। और सरकार की ही यह जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि यह पूरा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं सरकार के इस कदम के बाद ही हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अबू आसिम आजमी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। तहसीन पूनावाला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर जिलानी साहब, सत्यम पांडे जी, डॉक्टर नदीम और अरुण कुमार पांडे जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।